प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को करेंगे संबोधित। महाखेल में इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हुआ था आयोजन। बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू। ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक कार्बन संक्रमण, भविष्य के लिए ईंधन विषयों पर चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई के अस्पताल में निधन। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आई खबर, पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे मुशर्रफ। उन्हें करगिल अतिक्रमण के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में जाना जाता है। भारतीय फौजों ने साजिश की थी नाकाम। अमेरिका ने कैरोलिना तट के पास संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। वॉशिंगटन ने गुब्बारे को अमेरिकी संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। चीन ने जासूसी के आरोपों से किया इनकार, कहा यह एक नागरिक हवाई पोत था जो जलवायु अनुसंधान कर रहा था। संत रविदास जी की जयंती आज। संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव को खत्म करने के साथ वंचितों के उद्धार के लिए किया अथक प्रयास। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रविदास जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जयपुर महाखेल का आयोजन जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा 2017 से जयपुर में किया जा रहा है। महाखेल में इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो कि पिछले महीने राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हुआ था। इस आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई है। ये महाखेल जयपुर के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। बैठक में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में G20 सदस्य देशों के साथ विभिन्न विशेष आमंत्रित देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। आर.के. सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। We emit just about 2.4 gigatons of CO2 per capita, whereas the world average is 6.3 gigatons per capita. So 1/3 of the global average is our per capita emission. Despite that, we have already reduced our emissions by near about 30%, and we aim to do that, reduce it further by another 15%, that is by up to 45% by 2030. So we remain one country, one major economy, which is growing rapidly. We are growing at 7%. Our rate of growth today is 7%, despite all the disruptions around the world. विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गैर जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। We are adhering to a low carbon growth, and we'll continue to do that because we are fully committed to a low carbon growth. We believe in the environment. As I said, 177 gigawatts of renewable energy capacity which we have installed. I have another 75 gigawatts under installation, 75,000 megawatts under installation. That makes it about 250,000 megawatts. We aim to have a renewable energy capacity or non-fossil fuel capacity of 500 gigawatts by 2030. 500.
देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। वो भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया था। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिना भेदभाव आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी थी और इसी तरह से वो भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुरु रविदास जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। श्रम को ही ईश्वर मानने वाले संत रविदास ने सबके उत्थान और जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त एक समतामूलक समाज की कल्पना की थी। उनकी सामाजिक समरसता की शिक्षाओं को लोग अपने जीवन में ढालें, यही मेरी कामना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उनके मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलों के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक का चिन्नास्वामी स्टेडियम भारत का पहला ऊर्जा आधारित स्टेडियम बनने जा रहा है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बीके संपत कुमार ने इसे पीएम का बड़ा प्रयास बताया है। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे के समय में ग्रीन एनर्जी बहुत जरूरी है। This is a very good initiative. We are also with the Prime Minister in order to see that we promote green energy. I think the entire nation should take it forward, and in unison we should all see that energy is saved and solar energy is generated. Green energy is very much necessary for the existence of the planet. और कर्नाटक राज्य के क्रिकेटर शरद बेहार ने पीएम के इस प्रयास की सराहना की है। उनका कहना है कि सोलर एनर्जी के लिए ये प्रधानमंत्री का बड़ा प्रयास है। It's a very good initiative taken by the Prime Minister. All the resources will eventually come to an end, but the solar energy is going to stay for a long time. So it's a great initiative regarding the solar energy. Yeah, I mean it's a very good initiative taken by him, and we need such initiatives taken time and again. All the initiatives, all the decisions which he has taken is always spot on. So. Yeah, this is one of the initiatives which is taken, and it's going to be a great invention for us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। कर्नाटक राज्य के क्रिकेटर अविनाश का कहना है कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा कदम है। ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, सो इट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ वे. इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी सॉल्व. एंड वन मोर थिंग इज दैट इट्स गोना save green, because there won't be any kind of pollution. So and there will be reduction in the electricity bill, so which will help the common man from paying bills. And the stadium also is made of solar energy, so it doesn't take any kind of electricity, with very minimal electricity in fact. So it helps whenever there is a day night game, it helps the cause for without taking any electricity. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड दौरे के दौरान देवघर में अनुकूल चंद्र ठाकुर आश्रम का भी दौरा किया था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम राज्य स्तरीय सम्मेलन में विकास यात्रा के लोगों का लोकार्पण किया।
20 दिनों तक इस यात्रा के माध्यम से शासन की योजना और विकास कार्यों को लेकर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शासन प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भिंड जिले से करेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राज्य में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। और दिल्ली में एम्स में नर्स और छात्राओं ने हेयर डोनेट करके एक मिसाल पेश की है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर एम्स के नर्स और छात्राओं ने कैंसर मरीजों की मदद के लिए अपने बाल दान किए। इनका मकसद इलाज के दौरान बाल झड़ने पर मरीज मायूस ना हो और इन बालों का इस्तेमाल कर सकें। कैंसर के इलाज में कीमो और रेडियोथेरेपी के बाद मरीजों के बाल झड़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अंतर्गत एम्स अस्पताल में मिलेट कैंटीन खोली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के तहत अस्पतालों में मरीजों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाजरे से जुड़े व्यंजन उपलब्ध होंगे। चिकित्सा निदेशक ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टरों के अनुसार बाजरे से बने व्यंजन सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर आर.के. सिंह इस समय संबोधित कर रहे हैं। And without access, if 600-800 million people don't have access, you can't go to them and tell them to think about energy transfer. You can't go to them and tell them that don't cut wood for fire, for running your kitchen. That's the only option they have. Then you can't even talk about the deforestation, etc. And energy security, supply chain disruption. This is what we have just been through as a world. This is what I said as a world. Energy security hit even the developed country when supplies or supply chains, their supply chains of gas, etc. were disrupted. They are still facing problems. And basically, when faced with the issue of energy security, for that country, energy transmission fails into that. For them, energy security comes first. Not only for them, for every country, energy security comes first. If it's a question of energy availability, being under threat, that country will not bother about energy transmission. तो बेंगलुरु में 3 दिवसीय एनर्जी ट्रांजिशन समूह की बैठक चल रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह इस समय संबोधित कर रहे हैं। आगे आपको इस से संबंधित खबर से रूबरू कराएंगे। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का आज निधन हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। वो लंबे समय से बीमार थे। दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी रह चुके थे मुशर्रफ। उन्होंने साल 1999 में नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट किया था और पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। वो 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। मुशर्रफ को करगिल युद्ध के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। करगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने मुशर्रफ की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। और आपको बता दें कि अमेरिका ने शनिवार को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। चीनी जासूसी गुब्बारे की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रस्तावित 2 दिवसीय बीजिंग यात्रा को भी स्थगित कर दिया था।
रूस के बढ़ते हमलों के मद्देनजर यूक्रेन के नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पेन के टोलेडो में एक सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिकों को दुश्मन के हमलों का जवाब देना, विस्फोटकों को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। केंद्र में बुनियादी युद्ध कौशल सीखने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी नई सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था में बदलाव लाने संबंधी योजना का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होती है तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। अमेरिका के पूर्वोत्तर शहरों में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट हो गया है, जिससे अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन में तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्कटिक ब्लास्ट के बाद बर्फीली हवाएं कनाडा से होते हुए अमेरिका तक पहुंच गई हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और चिली की सरकार ने कल हजारों हेक्टेयर में विनाशकारी जंगलों की आग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। इस भयावह आग से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आंतरिक मंत्री कैरोलिना टोहा ने कहा कि जंगलों में लगी आग के कारण सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि दक्षिणी चिली में लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि इस भयावह आग से नष्ट हो गई है। फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र के जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मियों ने कहा है कि आग के प्रकोप के कारण 130 हेक्टेयर जमीन जलकर खाक हो गई है। अधिकारियों के अनुसार आग को बुझाने के लिए 270 से अधिक दमकल कर्मी मुस्तैद थे। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फ्रांस में इससे पहले भी कई बार जंगलों में आग का प्रकोप देखा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में महाराष्ट्र ने बाजी मारी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कैसा रहा युवाओं का प्रदर्शन और कैसे उन्होंने बाजी मारी, उनसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बात की है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। में राजीव भाटिया जी से बात करेंगे। राजीव जी, जिस तरह का अकोमोडेशन मिला, जिस तरह की फैसिलिटी मिली, इतने बड़े रेंज में आप इतना बड़ा गेम करा रहे हैं, इसका वाकई फायदा हो रहा है? बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है और बच्चों को इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब ऐसे इवेंट्स में जब आते हैं खेलने के लिए और सारा उनको सपोर्ट मिलता है, तो और इतना बड़ा एनवायरनमेंट जिस पे हम इस वेन्यू पे जहाँ हम वर्ल्ड कप करने वाले हैं, तो वो नेचुरली वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन बच्चे के लिए होता है और उसको एनकरेजमेंट मिलती है कि मेरे को जो है एक फील आता है कि यस कि आई कैन डू समथिंग। पूरी की पूरी नर्सरी तैयार हो रही है इन खेलों को। जब हमने शुरू किया और 5वें एडिशन में पहले से 5वें तक में आपने कितना इसमें इम्प्रूवमेंट देखा, किस तरह से आप इसको रिमार्क्स करेंगे? डे बाय डे इट्स इम्प्रूविंग। हर साल ही जो इवेंट होता है और सरकार की इसकी बड़ी सपोर्ट है कि इसको कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है। और इससे क्या है कि नए नए बच्चे आते हैं और उनको एक सबसे बड़ा एक मॉनेटरी बेनिफिट जो होता है, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को जब सरकार उसको फाइनेंशियल बेनिफिट देती है, उनके बैंक में पैसा आ जाता है, उनको लगता है कि यस आई कैन डू समथिंग। ये यूथ हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अभी महाराष्ट्र के लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन सा एडिशन था? आपने प्रीवियसली आपका क्या यहाँ पर स्कोप था? मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा ये मेडल लेके, और ये मेरा फर्स्ट मेडल है, तो आई एम सो हैप्पी ना। एंड खेलो इंडिया का और इनका सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे लिया और मेरा फर्स्ट टाइम है खेलो इंडिया में, सो आई एम हैप्पी ना। आपका सेकंड एडिशन था, कितना एक्सपीरियंस देखते हैं फर्स्ट से सेकंड में और कितना इंप्रूवमेंट हुआ? किस तरह का कंपटीशन था यहाँ? वेल, लास्ट टाइम से सेम कंपटीशन था, अच्छा कंपटीशन था। अभिनव वगैरह सब इंटरनेशनल प्लेयर थे। लास्ट टाइम मुझे मेडल नहीं मिला था, इस बार गोल्ड है, अच्छा है। किस तरह से अभी तक के परफॉर्मेंस को देखते हैं इन बच्चों के अंदर, जो आप देख रहे हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, एक आपका परसेप्शन क्या बना अभी तक शूटिंग को लेकर? देखिए, शूटिंग अब उस प्रतियोगिताओं में शामिल हो गया है जहाँ पे देश को एक चौतरफा एक ऐसा स्पोर्ट्स लग रहा है जिसमें हमें ओलंपिक से उम्मीद है। और जैसे पिछली बार हमारे 16 खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट किए और इस बार क्या नाम है फिर आने वाले, उसमें तैयारी हो गई है। यहाँ वर्ल्ड कप मिला है, इस रेंज को वर्ल्ड कप मिला है, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से फेडरेशन काम कर रही है और हमें जिस तरीके से एथलीट तैयार करने को अवसर मिल रहा है,
तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो रहा है और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। नई जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, इनको ऑब्जर्व करना, सही टैलेंट को सामने लाना, तो कैसे देख रहे हैं, कितना टेक्निकली आपके ऊपर प्रेशर है, कैसे उसको हैंडल करेंगे? देखिए, ये बच्चे सिर्फ यहीं से नहीं सिलेक्ट किए जा रहे हैं, जो फेडरेशन ने जैसा रोड मैप बनाया हुआ है, उनके नेशनल चैंपियनशिप से लेके ट्रायल्स होते हैं और उसमें से वन ऑफ दिस कंपटीशन इज देयर। तो हम सारे कंपटीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं और अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनको वही परफॉर्म मिल रहा है जो हम हाई ऊपर जाके एशियन चैंपियनशिप है या एशियन एयरगन है या फिर क्या नाम है ओलंपिक का जो स्तर होता है, जिस तरीके से सारी चीज़ सपोर्ट मिलती है, तो गवर्नमेंट वही देने की कोशिश कर रही है और हमें उन सब बच्चों को देखने का अवसर मिल रहा है, उन टैलेंट हंट करने का अवसर मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, टॉप्स का फायदा ले रहे हैं, यहाँ पर खेलो इंडिया का फायदा ले रहे हैं और ये एथलीट कहीं ना कहीं ये प्रूफ भी कर रहे हैं जिस तरह का सर्कमस्टांसेस इनको मिल रहा है और जितना हेल्दी एनवायरनमेंट इनको यहाँ दिया जा रहा है, यही खेलो इंडिया का मकसद है और ये एथलीट यहाँ पर इसको प्रूफ भी कर रहे हैं। कैमरा अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज भोपाल। और बांग्लादेश में चल रहे सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। पहले मैच में भूटान को हराकर जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना आज शाम बांग्लादेश से होगा। गुजरात के सूरत में डायमंड इंडस्ट्री करियर फाउंडेशन ने एक मैराथन का आयोजन किया। मैराथन में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नॉर्थ ईस्ट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर हाफ मैराथन को मालेगांव में आयोजित किया जा रहा है। इस मैराथन में पूरे भारत से विदेश से भी लगभग 7,000 से अधिक धावक भाग ले रहे हैं। खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि इस मैराथन में 7,000 से अधिक धावक शामिल हुए हैं, जो कि कई राज्यों से इसमें एथलीट आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को ये मैराथन साकार करती है। 7,000 लोग मतलब यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हम लोगों ने देखा, लोगों में इतना उत्साह और देश भर की कई प्रदेशों से कई खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, कई एथलीट्स यहाँ पर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इंडिया को फिट इंडिया बनाना और न्यू इंडिया को यंग इंडिया बनाना, मुझे लगता है ऐसा मुहिम अगर बार बार चलाया जाएगा तो उसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार हो सकता है। छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रति जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक दौड़ का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र और युवा शामिल हुए। और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता हम जानते हैं कि कम होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम का असर बच्चों पर तुरंत होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। सर्दियों में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या कुछ करना होगा, आइए जानेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, बच्चों के लिए स्वास्थ्य को लेकर मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वैसे तो सर्दी का प्रभाव सभी पर होता है, लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव अधिक होता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। 6 महीने तक के बच्चों पर सर्दी के मौसम का अधिक प्रभाव हो सकता है क्योंकि पहली बार वो सर्दी का सामना कर रहे होते हैं, इसलिए उनका अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। ठंडी के मौसम में नवजात शिशुओं को सर्दी से बचाना अत्यंत आवश्यक है, परंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि सर्दी आपके बच्चों के लिए घातक ना हो। जैसे कि नंबर 1, बच्चों को लूज क्लोथ्स पहनाएं, गर्म कपड़े पहनाएं। बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाते रहें, स्पेशली 1 महीने से नीचे बच्चों को, जिससे कि वो एक्सेस कपड़ों में डिहाइड्रेट ना हो। इस दौरान बच्चों की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो कोशिश करें कोई सा भी एक सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र इनके शरीर पे 1 या 2 बार ज़रूर लगाएं, या सिंपल हल्के हाथों से नारियल का तेल या ओलिव ऑयल हल्के हाथों से अप्लाई कर दें। बच्चों में समस्या हो तो अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज करवाना जरूरी है। लापरवाही करना स्थिति की गंभीरता बढ़ा सकता है। बच्चों को सर्दी के मौसम में सुरक्षित रखें, साथ ही संक्रमण न हो इसके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान देना जरूरी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।